हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर 3 वनस्पति जगत किंगडम प्लांटी के बारे में। हम पहले भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ बातें ज़रूर कर चुके थे इसके बारे में। आइए जानते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स ये कैसे होते हैं। वनस्पति जगत जैसा से नाम से ही आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट के कैरेक्टर ही यहाँ पर आएंगे। अब इस किंगडम का जो मेन कैरेक्टर है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और साथ साथ में ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और ये स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पौधे जो कीट भक्षी पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो कम होती है जहाँ पर ये उगते हैं। यानी ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की उपलब्धता कम होती है, और इस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये इंसेक्ट्स को इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं, यानी इंसेक्ट को खाते हैं। जैसे यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवार्ट और निपेंथीस। निपेंथीस को पिचर प्लांट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। ये पौधे अपना भोजन नहीं बनाते, ये परजीवी होते हैं, ठीक है। जैसे कसकुटा, जिसे अमरबेल के नाम से जानते हैं, और ये तने का परजीवी है, तने पर परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसी तने से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, किसी दूसरे पौधे के तने से। नेक्स्ट है ओरोबैंक, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया आप जानते ही होंगे, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया का ही होता है। ओरोबैंकी, रेफ्लेसिया और बेलेनोफोरा ये रूट पैरासाइट हैं, यानी कि ये जड़ पर परजीवी होते हैं, दूसरे पौधों की जड़ों पर ये परजीवी होते हैं। अब किंगडम प्लांटी को यदि इनके लाइफ साइकिल में हम देखें, हम लाइफ साइकिल से ही हम आपको समझा रहे हैं, इनकी लाइफ साइकिल देखें तो इनकी लाइफ साइकिल में 2 प्रवस्थाएं आती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट प्रवस्था, एक होती है स्पोरोफाइट अवस्था या बीजाणुद्भिद अवस्था, और एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। जो युग्मकोद यानी गेमिटोफाइट है वो एन यानी कि अगुणित होता है, हेप्लॉइड होता है। गेमिटोफाइट नाम से ही क्लियर है, देखो युग्मकोद्भिद यानी युग्मक को उत्पन्न करने वाला, यानी गेमिटोफाइट स्टेज क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा। अब युग्मक 2 प्रकार के हमको पता है कि नर युग्मक बनेंगे या मादा युग्मक, यानी मेल गैमीट या फिर फीमेल गैमीट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा युग्मक एक ही पौधे पर होते हैं, पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को मोनोसियस प्लांट कहते हैं, और कुछ पौधों पर नर एवं मादा अलग अलग पर होते हैं, उनको डायोसियस प्लांट कहा जाता है। खैर, अब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन। आपको पता है ये भी अगुणित और ये भी अगुणित, और दोनों अगुणित का जब निषेचन होगा तो बनेगा जाइगोट। ये जाइगोट कैसे हो जाएंगे? 2n यानी कि द्विगुणित डिप्लॉयड नेचर के हो जाएंगे। अब जाइगोट क्या बना देता है? एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण। ये भी द्विगुणित, क्योंकि द्विगुणित जाइगोट से बनेगा तो द्विगुणित एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लॉयड। और एम्ब्रियो फिर बदल जाता है स्पोरोफाइट में। बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट को यदि हम डिफाइन करें, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। बीजाणुद्भिद यानी बीजाणु को उत्पन्न करने वाला पौधा, यानी पौधे का वह अवस्था जो बीजाणु या स्पोर को उत्पन्न करता है। अब ये स्पोरोफाइट, इसमें हो जाएगी मियोसिस की डिवीजन। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी ये द्विगुणित थे तो जितने स्पोर बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? अगुणित होते हो जाएंगे। अब प्रत्येक स्पोर यानी कि बीजाणु जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर के नए युग्मकोद्भिद या नए गैमेटोफाइट प्लांट को बना देता है।
ये लाइफ साइकिल लगभग सभी पौधों के जीवन चक्र में यही व्यवस्था ऐसी चलती है। हाँ, इनमें नाम किसी किसी के अलग अलग तरीके से दे दिए जाते हैं, वो हम आपको अलग अलग समूहों में पढ़ाएंगे। जैसे शैवालों में क्या होगा, ब्रायोफाइटा में क्या होगा, टेरिडोफाइटा में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, एंजियोस्पर्म के केस में क्या होगा, ये सब आगे आप स्टडी करेंगे। लेकिन ये व्यवस्था सब में चलेगी। आइए आगे देखते हैं वनस्पति जगत का वर्गीकरण। अगर हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करें, जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो किंगडम प्लांटी को सबसे पहले 2 सब किंगडम में हम डिवाइड करते हैं, एक क्रिप्टोगैमस और एक फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस यानी कि जिनमें सीड उत्पन्न नहीं होता, सीड न बने, उनको कहा जाएगा क्रिप्टोगैमस। और फेनेरोगैमस एक्चुअली कभी कभी इनको हम अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद कह देते हैं, ठीक है, जिनमें पुष्प ना बने और जिनमें पुष्प बने एक्चुअली, लेकिन पुष्प से ज़्यादा बेटर होगा हम यदि कहें सीड। सीड का फॉर्मेशन इनमें होता है और इनमें नहीं होता है। अब आते हैं ये पुष्पोद्भिद और ये अपुष्पोद्भिद और ये पुष्पोद्भिद। अब आते हैं, इनको 3 डिवीज़न में हम बांटते हैं, एक थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा यानी कि जिनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड ना हो, भिन्नित ना हो, जिनमें हम ये ना देख पाएँ कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग स्पष्ट ना दिखाई दें, उनको कहा जाएगा थैलोफाइटा। जैसे इनको सब डिवीज़न में हम डिवाइड करेंगे, एल्गी और फंजाई, ठीक है। एक्चुअली पहले किंगडम प्लांटी में फंजाई को स्टडी किया जाता था, इसलिए अभी भी हम इनको सब डिवीज़न मान करके चलते हैं। एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक, ये दोनों थैलोफाइटा में आ गए। इसके बाद में दूसरा डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा यानी कि जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो। थैलोफाइटा से आगे चलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स इस प्रकार के होते हैं कि इनमें भी रूट, स्टेम और लीफ नहीं बनता, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्यूनेरिया में हम देखेंगे, लेकिन ना तो ट्रू रूट मिलेगा, ना ट्रू स्टेम मिलेगा, ना तो ट्रू लीफ मिलेगी आपको। नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइटा पर। टेरिडोफाइटा ऐसा ग्रुप है पौधों का जिसमें जड़, तना एवं पत्ती सब कुछ स्पष्ट रूपों में मिलता है। साथ साथ में इनमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। ये जाइलम और फ्लोएम ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता, लेकिन टेरिडोफाइटा तक अभी सीड नहीं बन पाता। इसका एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस है। फेनेरोगैमस को डिवीज़न आगे करके के हम इनको स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब देखिए, स्पर्मेटोफाइटा यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिनमें सीड बनता है। अब इनमें 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो यानी नेकेड सीड प्लांट, सीड नॉट कवर्ड विद इन फ्रूट वॉल, यानी कि सीड तो बनता है लेकिन किसी फ्रूट के अंदर, फल के अंदर नहीं पाया जाता। एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होता है, इसे अनावृत बीजी और ये आवृत बीजी। आवृत किससे आवृत होगा, यानी कि फ्रूट के अंदर कवर्ड सीड पाए जाएंगे। इसके आगे चल करके हम इसी को मोनोकाट और डाइकाट में स्टडी करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम एक करके हमें क्या पढ़ना, एल्गी, शैवाल पढ़ना, ब्रायोफाइटा पढ़ना, टेरिडोफाइटा पढ़ना, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैवालों की। शैवाल जो शब्द है, इसको सर्वप्रथम लीनियस ने दिया था, और शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल विज्ञान के जो जनक हैं F.E. फ्रिश कहे जाते हैं। F.E. फ्रिश क्या हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान के जनक। इन्होंने एक बुक लिखी जो बहुत ही फेमस है, कभी कभी पूछा भी जाता है, कंपटीशन में तो अक्सर पूछा जाता है।
स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एक साइंटिस्ट हैं MOP अयंगर, इनको भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक्चुअली फादर ऑफ फाइकोलॉजी FE फ्रिश, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP अयंगर। अब शैवाल होते क्या हैं? देखिए, ये भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्वपोषी होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक कोशिकीय जनन अंग वाले स्वपोषी थैलस के समान में हमने पहले ही बात कर चुके हैं, जिनमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता। एक कोशिकीय जनन अंग यानी इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसी भी लेयर के द्वारा सराउंड नहीं होता, प्रोटेक्टेड नहीं होता, क्योंकि जल में पाए जाते हैं, बाहर किसी कहीं सूखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कोई प्रोटेक्शन की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है? एक कोशिकीय और नॉन जैकेटेड होता है, किसी के द्वारा सराउंड नहीं होता। साथ साथ में इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता। जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था कि जायगोट बनता है जब युग्मनज, और युग्मनज आगे चल कर के भ्रूण बना देता है, यानी जायगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है। लेकिन एल्गी के यानी शैवाल के केस में कभी भी युग्मनज या जायगोट भ्रूण एम्ब्रियो में नहीं बदलता। अब और भी देख लेते हैं। इन पौधों के शरीर जड़, तना एवं पत्ती में भेदित नहीं होता, हम पहले ही बात कर चुके। संवहन ऊतक यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम इनमें नहीं पाए जाते। अधिकतर शैवाल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, जैसे कि एक शैवाल है सिफेलोरास, ये चाय की पत्ती पर परजीवी होता है और उस पर एक रोग काज करता है जिसे कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। नेक्स्ट, इनका जो जनन अंग है हम पहले ही बात कर चुके, एक कोशिकीय होता है, स्टेराइल जैकेट लेयर नहीं पाई जाती। जैसे कि कोई जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक कोशिकीय है, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टेड लेयर पाई जाती हैं, क्योंकि ये जनन अंग कहीं डिजनरेट ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन शैवालों के केस में कभी भी प्रोटेक्टिव सेल्स नहीं पाई जाती, स्टेराइल जैकेट लेयर नहीं पाई जाती। इस वर्ग के पौधे सामान्यतः ताजे आलवण जलीय यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे स्थल पर भी उगते हैं, कुछ समुद्रों में पाए जाते हैं, कुछ पत्थरों, मिट्टी या लकड़ी पर भी पाए जाते हैं, कुछ जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर के शरीर पर पाए जाते हैं। अब इनके आकार, शैवालों के आकार में बहुत भिन्नता होती है। जैसे एक कोशिकीय होते हैं, कुछ शैवाल कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होंगे और कॉलोनी में रहते हैं। एक कोशिकीय हैं लेकिन ढेर सारे कॉलोनी में एक साथ रहते हैं, इनको कॉलोनियल एल्गी या शैवाल कहते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। कुछ फिलामेंटस यानी तंतु के रूप में एक तंतु बना देते हैं, होने यूनिसेलुलर लेकिन इस प्रकार से लग करके एक तंतु बना देते हैं, तंतुवत होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। कुछ शैवाल बहुत ही विशाल होते हैं, जैसे भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी, इसी में केल्प भी आते हैं। आइए, कोशिका भित्ति जो इनकी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है एवं पेक्टिन की बनी होती है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं या अधिकतर शैवालों में एक म्यूसिलेज की कवरिंग परत पाई जाती है, जिसके कारण ये चिपचिपे होते हैं, चिकने होते हैं और फिसलने योग्य होते हैं। तो ये रहा शैवालों के बारे में। ये अब पढ़ते हैं शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में जनन 3 विधियों के द्वारा होता है: वर्धी जनन, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन के द्वारा। पहला है बाइनरी फिशन यानी द्विविभाजन के द्वारा, यानी कि जितने जो एक कोशिकीय शैवाल हैं उनमें एक कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका धीरे से 2 में डिवाइड होती है और दोनों कोशिकाएं बाद में अलग अलग हो करके अलग अलग शैवाल की तरफ स्वतंत्र शैवाल के रूप में बिहेव
करने लगती हैं। ये सभी एक कोश के शैवालों में होता है। दूसरा, विखंडन के द्वारा फ्रेगमेंटेशन। सभी तंतुमय शैवाल जो फिलामेंटस एल्गी हैं जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, अब इनके फिलामेंट टूट जाते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंट आपस में टूटते हैं और टूटने के बाद में उनके जितने भी खंड बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फिलामेंट है और ये फिलामेंट यहाँ से टूटा, 2 फिलामेंट बन करके एक छोटे छोटे टुकड़े बन करके 2 फ्रेगमेंट तैयार हुए। एक ये नए यूलोथ्रिक्स को स्पाइरोगायरा को तैयार कर देगा और ये भी नए स्पाइरोगायरा को बना के तैयार कर देगा। तो ये विखंडन किसमें? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा यानी फिलामेंटस एल्गी में शैवालों में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा, जिनमें मुख्य 4 प्रकार के बीजाणु होते हैं। जूस्पोर, आप पहले ही बात कर चुके हैं, जानते हैं जूस्पोर यानी कि चल बीजाणु, चलने योग्य होते हैं। चलते कैसे हैं? इनमें फ्लैजेला पाया जाता है और इस फ्लैजेला की मदद से ये चल सकते हैं। दूसरा है एप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु। इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, ये चल नहीं सकते। इन स्पोर्स, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, दोनों का निर्माण हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जल होता है और इनकी सभी परिस्थितियाँ इनके योग्य होती हैं, इनके अनुकूल होती हैं, तभी जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर का निर्माण होता है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हिप्नोस्पोर और एकाइनिड्स नामक 2 प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कब होता है? इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो इनमें होता क्या है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, यानी कि पानी की कमी हो जाती और तालाब में अक्सर है या कहीं भी है, तो जब पानी सूख जाए तो उस समय इनकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती। तो एल्गी क्या करते हैं? ये हिप्नोस्पोर या एकाइनिड्स नामक के स्पोर बनाते हैं और ये स्पोर अपने चारों तरफ एक थिक लेयर, थिक कवरिंग बना लेते हैं और ये यूं ही पड़े रहते हैं। दोबारा जब फिर से पानी पाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और नए थैलस को जन्म देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब बरसात का महीना आता है तो अचानक से काई या शैवाल ढेर सारे जन्म लेने लगते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये इसी प्रकार से जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं, उन्हीं स्पोर्स जर्मिनेट करके नए शैवाल को बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है लैंगिक जनन में होता क्या है कि सेक्स आर्गन के द्वारा मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है और दोनों के फर्टिलाइजेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस संपन्न होती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शैवालों के केस में जो सेक्स आर्गन हैं या जनन अंग हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और इनके जो सेक्स आर्गन हैं वो किसी भी जैकेट लेयर, जैकेट जैसे हम लोग कब जाड़े में जैकेट पहन लेते हैं, वैसे जो प्लांट का क्या कहते हैं, प्लांट का जो सेक्स आर्गन होता है वो एक स्टेराइल सेल्स के द्वारा, लेयर के द्वारा कवर्ड होता है, उसको जैकेट लेयर या जैकेट सेल्स कहा जाता है। लेकिन एल्गी के केस में, शैवालों के केस में कोई जैकेट लेयर या जैकेट कोशिका नहीं पाई जाती। लेकिन एक प्लांट है कारा, इस कारा में इनका जनन अंग बहुकोशिकीय होता है और जैकेट सेल्स से घिरा होता है, इसलिए ये अपवाद के रूप में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस प्रकार का। आइसोगैमस समयुग्मकी में, इसमें जो नर और मादा युग्मक हैं वो एक ही आकार है, यानी उनका आकार समान होता है, देखने में वो नहीं लगेंगे कि हाँ कौन सा नर है कौन मादा है, यानी ऊपर से देख करके हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उनके एक्शन फिजियोलॉजी के आधार पर उन्हें मेल और फीमेल कहा जाता है। इस प्रकार का आइसोगैमस प्रकार का मिलता है क्लेमाइडोमोनास डिबेरियानम में, यूलोथ्रिक्स में और स्पाइरोगायरा में समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट, विषम युग्मकी।
यानी एन आइसोगैमस प्रकार का। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का आकार असमान होता है। इसमें आप मेन रूप से देखते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। अब देखिए ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास और यहाँ भी क्लेमाइडोमोनास, लेकिन यहाँ पर जाति अलग है। यहाँ डिबेरियानम में आइसोगैमस प्रकार का और यहाँ ब्राउनी में एन आइसोगैमस प्रकार का। नेक्स्ट है ऊगैमस प्रकार का। इसमें नर युग्मक छोटा होता है एवं चल होता है, यानी कि फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन मादा युग्मक में वो अचल होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। और ये इसका भी एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। क्लेमाइडोमोनास बहुत पूछा जाता क्योंकि इसमें तीनों प्रकार का रिप्रोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और कहाँ मिलेगा? सारगासम में, वाल्वाक्स में और फ्यूकस में। आइए बात कर ले शैवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। शैवालों का क्या आर्थिक महत्व है? इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं और कुछ लाभदायक इफेक्ट भी हैं। लाभदायक में देखते हैं, पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसमें से 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन शैवालों के द्वारा होता है। इसीलिए शैवाल पृथ्वी पर प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन शैवालों के द्वारा ही होता है। बड़ा अजीब प्रश्न है, शैवाल तो 2-4 महीने के लिए बरसात में आते हैं, लेकिन कैसे? नहीं, समुद्रों में जो शैवाल पाए जाते हैं उनसे सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। और आपको पता है कि पृथ्वी पर जलीय वातावरण स्थलीय वातावरण की तुलना में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शैवाल अपने जलीय वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देते हैं। जहाँ शैवाल जल में पाए जाते हैं और जल में जो घुलित ऑक्सीजन है, उस घुलित ऑक्सीजन चूँकि फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और वो ऑक्सीजन उसमें घुलित ऑक्सीजन जल की घुलित ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे। और ये घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवों के द्वारा ली जाती है, जैसे मछलियाँ जल से ही तो अपना ऑक्सीजन लेती हैं। नेक्स्ट, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम, ये भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और इसी में से लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस ये पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और ये नाइट्रेट भूमि में पहुंचकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है, यानी भूमि को फर्टाइल बनाती है। आपको पता है कि खेत में यूरिया डालते हैं, और यूरिया किस लिए? क्योंकि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। अब सपोज़ करिए यदि नाइट्रोजन की मात्रा ऑटोमेटिक शैवाल के द्वारा बढ़ा दी जाए तो हमें यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शैवाल हैं एनाबिना और नास्टॉक। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इनसे अगार अगार नामक सब्सटेंस प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के कल्चर या संवर्धन के लिए किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, फंजाई को ग्रो कराते हैं, तो इनको ग्रो कराने के लिए, इनकी ग्रोथ करने के लिए इनको भोजन की भी तो आवश्यकता होती है, और वो भोजन की आवश्यकता अगार अगार के रूप में हम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त करते हैं। कुछ भूरे शैवाल जैसे लेमिनेरिया, इनसे एल्जिनेट्स नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, और इनका उपयोग एल्जिनेट्स का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में, कपड़ों की छपाई में, कागज़ बनाने में आदि में किया जाता है। भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी जो फियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं, इनसे ढेर सारा आयोडीन प्राप्त किया जाता है। एक शैवाल क्लोरेला है। क्लोरेला, इससे एंटीबायोटिक क्लोरेलिन निकाली जाती है और उसको मनुष्य के लिए यूज़ किया जाता है। एक शैवाल आप पढ़ ही चुके हैं, कारा और नाइटेला। ये कारा और नाइटेला ये दोनों मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। संभवतः ये आपको पता है शैवाल
जल में पाए जाएंगे और मच्छर भी अपने अंडे जल में ही देते हैं। इसका मतलब कारा और नाइटेला ये मच्छरों से जो अंडों से जो लार्वा निकलते हैं उनको ग्रोथ नहीं होने देते और परिणाम स्वरूप मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। क्लोरेला, अब चूंकि इसमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है तो इनको क्लोरेला और स्पाइरुलिना, पहले इधर देख लेते हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना में न्यूट्रिशन खूब होता है, इनमें प्रोटीन खूब पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। स्पाइरुलिना ये तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी नीली हरी शैवाल, और ये ग्रीन एल्गी है यानी कि हरी शैवाल। आप ब्लू ग्रीन एल्गी को आपने साइनोबैक्टीरिया भी कहा है, जो मोनेरा में भी आपने पढ़ा है। अब इन दोनों में खूब प्रोटीन पाई जाती है। स्पाइरुलिना को तो यहाँ तक कहा जाता है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट अगर किसी में पाया जाता तो स्पाइरुलिना में। अभी तक हम सोयाबीन की बात करते थे, नए रिसर्च के अकॉर्डिंग स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती। तो इन दोनों एल्गी को उपयोग किया जाता है, अंतरिक्ष यात्री उनका उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। अंतरिक्ष में जाते हैं, इतना भोजन तो लेकर के जा नहीं सकते, तो प्रोटीन एक छोटी सी एक कोशिका के अंदर ढेर सारी प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए स्पाइरुलिना को लेकर के जाते हैं ताकि इनका भोजन में यूज़ करें और प्रोटीन को प्राप्त करें। शोध कार्य में भी इनका किया जाता है अंतरिक्ष उड़ानों में। हानिकारक महत्व देख लेते हैं, हार्मफुल इफेक्ट। वाटर ब्लूम फॉर्मेशन खूब पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से समझिए। कुछ नीले हरे शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, जैसे माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना और नॉस्टॉक। ये पानी की सतह पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के साथ साथ पूरे संपूर्ण सतह पर फैल जाते हैं, और जब ये संपूर्ण सतह पर फैल जाएंगे तो इनमें इनके अंदर जल के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है और झाग युक्त दुर्गंध युक्त झाग छोड़ने लगते हैं। परिणाम स्वरूप जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु होने लगती है, क्योंकि एक तो दुर्गंध युक्त झाग छोड़ने लगे, दूसरा जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा थी उसमें भी कमी आ गई, और जो सनलाइट जो वाटर के अंदर पहुंचती है, क्योंकि सतह पर फैल जाते हैं पूरी तरीके से और सनलाइट भी अंदर नहीं पहुंच पाती, वाटर की ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो गई, दुर्गंध युक्त झाग भी छोड़ने लगे, इसीलिए ये जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं और इसको ब्लूम फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि जल उफांग का बनना। एक शैवाल है सिफेलोरास, जो चाय के पत्ते पर रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है, पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो फादर ऑफ साइंटिस्ट जिन्हें हम कहते हैं F.E. फ्रिश, इनकी जो एक बुक आई थी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, उसी बुक में इन्होंने शैवालों को कुल 11 डिवीजन, शैवालों को एक डिवीजन माना और उसको 11 वर्गों में बांटा, जिसमें से 11 में से क्लोरोफाइसी, चैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी, जिसमें से हमको 3-4 पढ़ने हैं। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी हमें पढ़ना है और फियोफाइसी पढ़ना है और रोडोफाइसी पढ़ना है। तो इन तीनों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि कहीं ना समझ में आया हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग हमसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।